हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। दोस्तों, आज से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो सीरीज में अभी सीटेट के एग्जाम्स के लिए 3 मंथ्स बाकी हैं, यानी 3 महीने बाद में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उससे पहले पहले हम ना अभी तक जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो इस वीडियो सीरीज़ का आज ये पहला लेक्चर है, यानी कि ये टेस्ट 1 है, जिसमें कि हमने टॉप 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे और लास्ट के बचे हुए 10 क्वेश्चंस वो आपके लिए हम होमवर्क के लिए देंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। आज का टॉपिक हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्व्ड पेपर्स की ओर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। पर दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे, मतलब कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे जिनके माध्यम से अगर मान लीजिए 1% 2% अगर आपको मान लीजिए कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है सीटेट के मेन एग्जाम में, एक्चुअल जो एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, आपको वहाँ कोई प्रश्न या कोई समझ में नहीं आया कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है, तो मैं कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा जिनके माध्यम से ना आप ऑप्शंस को देखकर उसका सही आंसर लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप ऑप्शंस देखिए और उन ऑप्शंस में से जो गलत ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और सही ऑप्शन को हम राइट क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड, यानी कि दोस्तों जो डाइवर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कौन होते हैं? अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड्स का मतलब अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट्स। जैसे कि हो सकता है कोई स्टूडेंट इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, यानी कि इकोनॉमिकली रिच हो, यानी कोई स्टूडेंट हो सकता है रिच है, अमीर है, कोई स्टूडेंट गरीब हो सकता है, कोई स्टूडेंट के माता पिता हैं वो पढ़े लिखे हो सकते हैं और किसी स्टूडेंट को हो सकता है माता पिता कभी स्कूल नहीं गए। तो इस प्रकार से बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग प्रकार का चेंज हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के जो बैकग्राउंड्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो बैकग्राउंड्स के जो लर्नर्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो जो हम देखते हैं, यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। तो क्या एक टीचर को सभी बच्चों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट को यूज करना चाहिए अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड्स के बच्चे को देखते हुए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो बैकग्राउंड्स हैं उनको देखते हुए टीचर को हल्का फुल्का उनकी तरह अकॉर्डिंगली उनको टीचर को रिएक्ट करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड है यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टेरियोटाइप। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे जिनके माध्यम से आप अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसकी पहली चीज़ ये है, आप इन सारी चीज़ों को ना नोट करते जाइएगा और इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, ताकि जब ये हम काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे, काफ़ी सारी छोटी छोटी ट्रिक्स सीख जाएंगे तो आपको ये काफ़ी फ़ायदा देंगी। जिनमें से कि पहली चीज़ है नेगेटिव स्टेरियोटाइप। तो दोस्तों, हम कभी भी ना जब भी आपको स्टेरियोटाइप वर्ड दिखे तो हम कभी भी स्टेरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि स्टेरियोटाइप को बढ़ावा देना एक नेगेटिव चीज़ होती है। तो एक टीचर एक ऐसे स्टेटमेंट्स को यूज करेगा जिसमें जो नेगेटिव स्टेरियोटाइप है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड हो, यानी उसको बल प्रोवाइड हो, तो ऐसा गलत होता है। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। तो अगर जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं उनके एस्पेक्ट्स में बात करने को अगर टीचर अवॉइड करता है तो ये भी गलत है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में जो बातचीत करनी चाहिए टीचर के साथ, ताकि बच्चों को उनके बारे में समझ में आए। तो दोस्तों, इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें है कि ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यानी कि जो टीचर्स है उसको एग्जाम पढ़ाते वक्त में, टीचिंग करते वक्त में अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स देने चाहिए, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से, एक तरीके से अलग अलग जगह से एग्जाम्पल्स देने चाहिए, ताकि हर लेवल के बच्चे को वो चीज़ें समझ में आ सकें। सेकेंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेड बाय। अब दोस्तों, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज़ हैं वो किस चीज़ से फैसिलिटेट हो सकती हैं, हमें ये बताना है। अब इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है आप अपने अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इस चीज़ को सोचकर चले जाइएगा। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज़। यानी कि अगर एक टीचर जो एनालॉजीज़ होती हैं,
अपनी रीजनिंग लगाने की क्षमता होती है उसको इनकरेज करता है, तो क्या उससे बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी? तो इस चीज़ का ना हम कह सकते हैं वैसे 1% हो सकता है इस चीज़ से भी आए, बट हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हमें मिले। जब हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स, तो दोस्तों पहली चीज़ मैंने बताई थी यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप। उसी शॉर्ट ट्रिक में एक चीज़ और याद रखना कि जब भी आपको फियर दिखे, कि स्टूडेंट्स में फियर पैदा करना, स्टूडेंट्स में फियर को बढ़ावा देना, स्टूडेंट्स को डराना धमकाना, इस तरह के वर्ड्स ना नेगेटिविटी को शो करते हैं और हमें इस तरह के वर्ड से बचना चाहिए। तो जैसे ही आप इस तरह के वर्ड्स देखें तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, उस ऑप्शन को आप गलत कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तो दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है कि सही हो, बट एक बार हम डी देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ए और सी में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है और क्यों सही होने वाला है। इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, दोस्तों एक चीज़ और सीखेगा कि जहाँ पर भी फिक्स प्रोसेस, देखिए कुछ वर्ड्स हैं फिक्स प्रोसेस, अभी तक की चीज़ में हमने क्या सीखा शॉर्ट ट्रिक्स में, जिसमें कि हम आंसर को देखते ही गलत कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन को देखते ही गलत कर सकते हैं। पहला हमने देखा स्टेरियोटाइपिंग को बढ़ावा देना, हमें देखते ही गलत करना है। फियर अमंग स्टूडेंट्स में फियर को बढ़ावा देना, स्टूडेंट्स को डराना धमकाना, इस तरह की चीज़ें नेगेटिविटी को शो करती हैं, ये चीज़ें हमें गलत करनी है। एंड इसके बाद में आता है फिक्स्ड प्रोसेस, यानी कि अगर हमारे पास में ये वर्ड आता है ना कि फिक्स प्रोसेस, फिक्स करिकुलम, फिक्स मेथड ऑफ लर्निंग या टीचिंग, तो हम कभी भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते, मतलब फिक्स चीज़ नहीं रहनी चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए हर चीज़ में, इसलिए फिक्स प्रोसेस जैसी चीज़ें भी गलत होती हैं। पर दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वर्ड्स बताए वो 100% गलत ही होंगे ऑलवेज, हो सकता है उस प्रश्न में ही फिक्स प्रोसेस के बारे में या फिक्स करिकुलम के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है वो सही हो जाए, तो आपको थोड़ा फोकस्ड भी रहना है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ए और सी में से कौन सा सही होने वाला है। देखिए इसमें से सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो प्रैक्टिस से ज़्यादा इम्प्रूव होती है। कैसे? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स हमेशा अलग अलग आती हैं, कभी भी एक सेम प्रकार की प्रॉब्लम से हमें फेस नहीं करना होता है, हमें हर बार एक नई प्रकार की प्रॉब्लम्स से फेस करना होता है, और अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करने की जो एबिलिटी है वो हमारी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नोट। अब देखिए दोस्तों जो प्रश्न नोट वाले होते हैं ना इनको थोड़ा केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बार मिस्टेक करवा देते हैं एग्जाम में। अब इसमें पूछ रहा है कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती है ना, अगर कोई स्टूडेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। डू इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लानिंग, सॉरी दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए नहीं, इसमें क्या नहीं करना चाहिए पूछ रहा है। तो डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, क्या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग करनी चाहिए? तो बिल्कुल ये करनी चाहिए एक टीचर को, बट इसमें क्या पूछा, नहीं करनी चाहिए, इसलिए अपना ऑप्शन ए नहीं होगा। मतलब ए हमें करना चाहिए लेकिन इसका करेक्ट आंसर ए नहीं होगा। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, तो दोस्तों एक वर्ड और है, इसको ध्यान रखिएगा, रिजिड। जैसा कि मैंने बताया था अभी ऊपर वाले में, फिक्स प्रोसेस, फिक्स करिकुलम जैसे वर्ड्स गलत होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसी प्रकार रिजिड भी एक ऐसा वर्ड है, रिजिड का मतलब होता है किसी चीज़ पर फिक्स हो जाना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, तो इसलिए ये गलत होता है कि हम रिजिड स्ट्रक्चर्स पर फॉलो नहीं कर सकते, हमारे स्ट्रक्चर्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसलिए ये गलत होता है और हमें क्या बताना है, गलत ही बताना है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार है, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। और दोस्तों क्रिएटिविटी का जो प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर है वो क्या है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाइपर एक्टिविटी, जो किसी भी चीज़ का हाइपर होना ना, किसी भी चीज़ का तीव्र होना, बहुत ज़्यादा होना, मतलब लिमिट से ज़्यादा होना, वो गलत ही होता है। तो हाइपर एक्टिविटी क्रिएटिविटी का एक फीचर नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी कभी भी ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ में हाइपर हो गए, लिमिट से ज़्यादा हो गए, हाइपर एक्टिविटी गलत होगा। लो कंप्रहेंसन, अगर किसी का जो कंप्रहेंसन, अंडरस्टैंडिंग पावर है वो कम है, तो क्या वो क्रिएटिविटी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा।
इंटरटेंटिवनेस, तो इंटरटेंटिवनेस भी नहीं हो सकती, तो इसलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, और वैसे भी डाइवर्जेंट थिंकिंग एक फीचर है क्रिएटिविटी का, इसलिए फोर्थ ऑप्शन का सही आंसर अपना हो जाता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब दोस्तों हमें इसमें बताना है कि टीचिंग और लर्निंग का मोस्ट इफेक्टिव जो मोड है वो क्या है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस। अब दोस्तों सोचिएगा कि अगर हम बिना एनालिसिस का अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या ये एक इफेक्टिव मोड हो सकता है लर्निंग और टीचिंग का? नहीं हो सकता, इसलिए एक गलत है। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, तो इमिटेशन एंड रिपीटेशन को भी नॉर्मली गलत माना जाता है, बट एक बार के लिए सही हो सकता है, तो अगर आगे के ऑप्शन में हमें इससे बेटर ऑप्शन ना मिले। अब दोस्तों एक चीज़ और समझिएगा, रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन यानी कि रटना, रट्टाफिकेशन जो होता है, इसको भी एक नेगेटिव सेंस में माना जाता है, नेगेटिविटी ये शो करता है, इसलिए ऐसे वर्ड्स को भी ना हमें बचना चाहिए ऐसे वर्ड से, इसलिए हम ऐसे वर्ड्स को भी देखते ही गलत कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट, तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर होने वाला है डी, क्योंकि जो कंसेप्ट होते हैं ना उनका एक्सप्लोरेशन जब स्टूडेंट करेगा, उनको एक्सप्लोर करेगा, उनके कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस देखेगा, रिलेशनशिप्स देखेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, तो ये एक बहुत अच्छा इफेक्टिव मोड हो सकता है लर्निंग एंड टीचिंग का। तो दोस्तों देखिए अभी तक हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या सीखी। हमने सीखा रोट मेमोराइजेशन जैसा वर्ड नेगेटिव होता है, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। इससे पहले हमने देखा फियर, स्टूडेंट्स में फियर को, स्टूडेंट्स में डर पैदा करना, फिक्स प्रोसेस या फिक्स पैटर्न को फॉलो करना, रिजिडनेस को फॉलो करना, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देना, इस तरह के नेगेटिव वर्ड से हमें बचना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले जो कि सिक्स्थ प्रश्न है इसकी ओर। अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। अब दोस्तों एक टीचर को एक स्टूडेंट के द्वारा जो एरर्स की जाती हैं, मिस्टेक्स की जाती हैं, उनको एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि शी कैन सेग्रेट दोज हु मेड मोर एफर्ट्स इन कंपेरिजन टू अदर्स। यानी कि इसमें भी दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक काम करती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है सेग्रीगेट दोज, यानी कि उन स्टूडेंट्स को अलग करना। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग ग्रुप में, यानी अलग कर देना बच्चों को किसी भी चीज़ से। अब इसमें बोला गया कि उन बच्चों को अलग कर देना जो ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये काम करती है कि स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करना, अलग ग्रुप्स में सेग्रीगेट करना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट को शो करता है। हमें स्कूल्स में कभी भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को अलग सेग्रीगेट, मतलब अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और जो थोड़े कम इंटेलिजेंट हैं उनको एक अलग ग्रुप में डिवाइड करें। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स। तो क्या लर्निंग करेक्शन ऑफ एरर्स पर बेस्ड है? तो एक बार के लिए ना ये, अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है आपको सही लगे, तो हम फिलहाल के लिए कुछ सेकंड्स के लिए इसको सही मान लेते हैं कि बी ऑप्शन हमारा सही होता है, बट हम आगे देखते हैं और उसके बाद में डिसाइड करें कि बी सही क्यों नहीं है। सी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों एक और चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी पनिशमेंट की बात आए तो हमें बच्चों को पनिशमेंट देने से भी बचना चाहिए। हमें बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। पनिशमेंट देना एक नेगेटिविटी को शो करता है, तो इसलिए पनिशमेंट देना भी गलत ऑप्शन होगा। तो दोस्तों जब आप इसी प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको एक बार में ऐसा फील होगा कि आप ऑप्शंस को देखकर भी काफ़ी बार सही आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि इस वाले प्रश्न को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होते तो आपको क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड को ना आप देखते ही गलत कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जो एरर्स होते हैं ना, एरर्स को समझना, एरर्स जो मिस्टेक्स होती हैं उनको समझना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए काफ़ी मीनिंगफुल, काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए एक टीचर को इम्प्रूवमेंट के लिए, अच्छे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं उनको समझना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसलिए हमारे छठे प्रश्न का सही ऑप्शन है वो है डी, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। और दोस्तों इससे पूछ रहा है कि जो लर्निंग के लिए जो मोटिवेशन है वो किस चीज़ से सस्टेन्ड किया जा सकता है, यानी किस चीज़ से वो मेंटेन किया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। यानी कि
अगर किसी बच्चे के लिए मोटिवेशन हमें बनाना है लर्निंग के लिए, तो हम किस चीज़ की बदौलत है, किस चीज़ की हेल्प से हम उसके मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इजी टास्क देकर, यानी गिविंग इजी टास्क टू चिल्ड्रन, क्या हम बच्चों को इजी टास्क देकर उसके मोटिवेशन को बना सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लीजिए बच्चों को बोल रहे, मतलब ये चीज़ क्या नेगेटिविटी को शो नहीं कर रही है कि हम बोल रहे हैं कि बच्चों को इजी टास्क दो या बच्चों को डिफ़िकल्ट टास्क दो। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि इजी टास्क बच्चों को देना या डिफ़िकल्ट टास्क बच्चों को देना, ये चीज़ें भी ना एक गलत चीज़ या नेगेटिविटी को शो करती हैं। तो हमें इजी टास्क देना बच्चों को और डिफ़िकल्ट टास्क देना, ऐसे वर्ड से भी हमें बचना चाहिए। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ, रोट मेमोराइजेशन ये एक नेगेटिव वर्ड है, इससे भी हमें बचना चाहिए। हमें रट्टाफिकेशन पर फोकस नहीं करना चाहिए। पनिशमेंट, इससे भी हमें बचना चाहिए, पनिशमेंट हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो हमें डी ऑप्शन को तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और डी ऑप्शन हम आराम से क्लिक कर सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है शेम। अब दोस्तों हमें इसमें बताना, शेम इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। तो क्या शेम है वो बहुत इफेक्टिव होता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लर्निंग में? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शेम मोटिवेशन हो जाए? तो ये गलत है। शेम शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या शेम जनरेट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो ऐसा कैसे है कि हम किसी को शर्मिंदा फील करवाएं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो ये भी बिल्कुल गलत है। हैज़ नो रिलेशन ऑन कॉग्निशन, तो क्या शेम का कॉग्निशन पर कोई रिलेशन नहीं है? तो ये भी नहीं, बल्कि शेम का कॉग्निशन पर रिलेशन होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, यस, शेम का कॉग्निशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा डी ऑप्शन एट्थ का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग suggests that children dash construction of their own knowledge। अब दोस्तों इसको देखने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। तो बिल्कुल चिल्ड्रन है वो अपनी जो नॉलेज के कंस्ट्रक्शन है ना, उसमें एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो हमारा वैसे ए ऑप्शन सही है, बट फिर भी हम बी, सी एंड डी पर एक बार फोकस कर लेते हैं कि वो गलत क्यों हैं। आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स। तो दोस्तों कभी भी बच्चों का जो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन है, बच्चे जो अपनी नॉलेज को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो टेक्स्ट बुक पर सोलली डिपेंड नहीं होता है। हैव नो रोल टू प्ले इन, तो क्या नॉलेज की कंस्ट्रक्शन का प्ले से कोई रोल नहीं है, मतलब प्ले का कोई रोल ही नहीं है? तो ऐसा भी नहीं, प्ले का रोल होता है। एंड फोर्थ है आर सोलली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर, यानी कि वो एडल्ट्स पर डिपेंड है, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए हमारे बी, सी एंड डी तीनों गलत हैं, एंड ए ऑप्शन हमारा सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। तो दोस्तों लर्निंग के लिए ऐसा कौन सा विश्वास है जो कि सही है, यानी ऐसा कौन सा विश्वास है जो कि बच्चों को करना चाहिए? एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, कि एफर्ट्स जो हमारे प्रयास होते हैं वो कुछ भी डिफरेंस नहीं बनाते हैं, यानी कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं। तो अगर बच्चा ऐसा सोचेगा तो ये तो गलत है ना, बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट हमें क्या बताना, जो बच्चे को सोचना चाहिए। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि फेलियर अनकंट्रोलेबल है कि फेलियर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। एक्चुअल में फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है बाय डूइंग हार्ड वर्क। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से क्वालिटी वाला पढ़ते हैं, तो आप फेल होंगे ही क्यों, यानी कि फेलियर आपने कंट्रोल कर ली। तो फेलियर इज कंट्रोलेबल, ऐसी सोच गलत है। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, तो बिल्कुल सही है। जो हमारी एबिलिटी है, हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारा जो कैलिबर है, कैलिबर का मतलब होता है योग्यता, CALIBRE, कैलिबर का मतलब होता है योग्यता। तो हमारी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूवेबल होती है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपने प्रैक्टिस से। और दोस्तों एबिलिटी इज फिक्स्ड, इसको तो हम देखते ही गलत कर देंगे, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि फिक्स्ड जैसे वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिविटी को शो करते हैं।
conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasis on। तो दोस्तों जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स के बीच में, तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस। तो क्या स्टूडेंट्स के बीच में जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन से इम्प्रूव की जा सकती है, या फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं वो इनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो कंसेप्ट को एग्जामिनेशन कभी भी इम्प्रूव नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत है। इंक्वायरी एंड डायलॉग, बिल्कुल हमारे जो कंसेप्ट हैं वो इंक्वायरी एंड डायलॉग से इम्प्रूव होते हैं, ना ही कंपटीशन से और ना ही टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी से। हमारे जो कंसेप्ट हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्वायरी एंड डायलॉग से ही ऑलवेज इम्प्रूव होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, यानी बच्चों के लिए जो पढ़ना है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कब? लर्निंग इज सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड, जब लर्निंग सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड हो तब डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब लर्निंग सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड हो उस टाइम पर लर्निंग डिफ़िकल्ट नहीं होती है। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज। अब अगर कंटेंट को मल्टीपल वेज में कोई टीचर प्रोवाइड करवा रहा है, मल्टीपल वेज में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे तो टीचिंग और लर्निंग जो लर्निंग है वो बल्कि अच्छी होगी, अच्छे प्रकार से बच्चे समझ पाएंगे, लेकिन डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगर हम इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें डिस्कनेक्टेड चंक्स में, तो इस प्रकार के जो डिस्कनेक्टेड तरीके से हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो बच्चों के लिए ये चीज़ क्या है, डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, यानी जो लर्निंग की जो बेस्ट स्टेट है वो क्या है? अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी, बच्चों में डर को पैदा करना, बच्चों को डराना धमकाना, इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो गलत होते हैं। तो क्या हाई फियर होना, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में डर का होना एक अच्छी चीज़ हो सकती है? इसको देखकर हम सी और डी को ना डायरेक्ट गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें हाई फियर की बात हो रही है, और हाई फियर कभी भी बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में क्या है, नो फियर यानी कोई भी फियर नहीं, तो हो सकता है ए और बी दोनों सही हों। अब हम इसमें देखेंगे अराउजल क्या होता है। अराउजल का मतलब होता है किसी बच्चे के अंदर ईगरनेस होना, मतलब उत्साह होना पढ़ाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। तो अराउजल का होना तो थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर उस किसी बच्चे के अंदर नो अराउजल यानी कि बिल्कुल भी अराउजल नहीं होगा, तो क्या वो बच्चा सीख पाएगा? तो बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग तो होने वाली है ए, यानी कि थोड़ा बहुत अराउजल भी होना चाहिए लेकिन फियर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी अट्रीब्यूटेड टू, यानी कि बच्चों के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो किस चीज़ से अट्रीब्यूट किए जा सकते हैं? नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को इसमें तो मना कर दे कि ना ही हेरिडिटी और ना ही इन्वायरमेंट, जबकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों का फ़र्क पड़ता है इसमें। हेरिडिटी ऑफ इन्वायरमेंट, सॉरी, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड सी और डी में भी सिर्फ ओनली बोला गया है, इसलिए सी और डी भी हमारे गलत हैं। ड्यूरिंग ए टास्क शाइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज, तो दोस्तों देखिए एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी सीखी जिनसे हम ऑप्शंस को देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब से आप अपने अंदर भी ये चीज़ें लेकर आइए कि आप चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखें, और जिससे कि आपका टाइम सेव होगा सीटेट के एग्ज़ाम में। फिलहाल हम पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन कि साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन टास्क अकॉर्डिंग टू लेवी-गाउस्कीज आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि साइना नाम की कोई लड़की थी या लड़की है, वो अपने आप से बातें करती है, और अपने आप से बात करते वक्त क्या बोलती है कि जो टीचर ने उसको टास्क दिया है, उन मतलब जिन स्टूडेंट्स को टास्क दिया है, कोई टास्क दिया होगा, उस टास्क को वो लड़की 2-3 तरीके से परफॉर्म कर सकती है। यानी कि मान लीजिए अगर आपको कोई टास्क दिया आपके टीचर ने, और आप अपने आप से बातें करते हुए बोलते हो कि इस टास्क को तो मैं 2-3 तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ,
या परफॉर्म कर सकती हूँ। अब इसके बारे में पूछा गया है कि ये प्राइवेट स्पीच है। अब लेव वाइगोट्स्की के अनुसार ये किस चीज़ का साइन है? तो जब हम देखते हैं, देखो पहला है ईगोसेंट्रिक। तो क्या ये ईगोसेंट्रिक का साइन हो सकता है? अगर आप अपने आप से बोल रहे हैं कि इस टास्क को मैं 2-3 तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ, तो क्या ये ईगोसेंट्रिकनेस दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या और दूसरा, क्या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी नहीं है और एक कॉग्निटिव इमेच्योरिटी भी नहीं है, बल्कि ये है सेल्फ रेगुलेशन। क्यों? इसमें कहीं से भी इमेच्योरिटी की फीलिंग नहीं आ रही है, इसमें कहीं से भी डिसऑर्डर वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 16th, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। हाँ, तो दोस्तों जो इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस हैं उनका एम यानी उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो बच्चों की नीड यानी ज़रूरतें और रिक्वायरमेंट्स को उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए इवैल्यूएशन को। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवमेंट्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो इवैल्यूएशन हम कभी भी नहीं करते हैं। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, देखो इसको मैंने बताया था कि जब भी लेबलिंग की बात आए ऐसी चीज़ों को हम गलत कर देते हैं। सेग्रीगेशन, देखिए दोस्तों सेग्रीगेशन की बात आ रही है, हम स्टूडेंट को सेग्रीगेशन यानी डिवाइड ग्रुप्स में नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और कितनी ईजिली हमने देखा कि हमारे 3 ऑप्शंस गलत हो गए, यानी हमारे 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ongoing activity, a teacher decides to provide cue and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will। यानी दोस्तों इसे पूछा गया है कि टीचर ये ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट्स को जो टास्क दिया गया है ना, उसमें स्टूडेंट्स कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो टीचर सोचता है कि इनको मैं कुछ क्लू दे देता हूँ ताकि इनको कुछ हेल्प हो जाए अपने टास्क को परफॉर्म करने में। अब जो उसके हेल्प देना है वाइगोट्स्की का, वो किस टाइप की स्ट्रेटजी है? तो पहला ऑप्शन है कॉज विड्रोवल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स। तो क्या अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को हिंट देता है तो उससे क्या स्टूडेंट्स विड्रॉ कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी से? तो ऐसा नहीं है, बल्कि इससे तो स्टूडेंट्स को हेल्प होगी, और जब हेल्प होगी तो स्टूडेंट विड्रॉ क्यों करेंगे? बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें मीनिंगलेस हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और दोस्तों डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। तो चिल्ड्रन डीमोटिवेट भी कैसे हो सकते हैं, बल्कि क्लू देने से तो बच्चों का मोटिवेशन बढ़ेगा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसका जो कि है स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग, जो कि वाइगोट्स्की अपनी थ्योरी में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़े होंगी वाइगोट्स्की की थ्योरी में, जिसके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में स्कैफोल्डिंग की जो घटना है वो सही होती है। इसलिए 17 का जो अपना आंसर है वो डी हो जाएगा। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड क्राइंग सीइंग दिस हिज फादर प्रेजेंटेड रिस्पॉन्डेड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई, दिस स्टेटमेंट बाय द। तो दोस्तों एक बच्चा था जिसका नाम था रोहन। ये क्या करता है, किसी एक्टिविटी को करते वक्त इसको किसी चीज़ का बुरा फील होता है तो वो रोने लग जाता है। अब उसके रोने पर उसके फादर कहते हैं कि डोंट क्राई, लड़कियों की तरह मत रो, तुम्हें बॉय बनना चाहिए, अपने मतलब लड़कों की तरह बिहेव करना चाहिए, लड़के रोते नहीं, लड़के स्ट्रांग होते हैं। मतलब इस तरह के वर्ड्स को उसके जो फादर हैं वो यूज़ करते हैं। अब दोस्तों ये किस चीज़ को क्या करता है, हम आगे ऑप्शंस में देखते हैं कि इसके बारे में क्या पूछा गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट है वो रिड्यूसेस जेंडर बायस। तो क्या जेंडर बायसनेस को वो रिड्यूस करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है। प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को भी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप, तो दोस्तों ये जेंडर स्टेरियोटाइप को रिफ्लेक्ट करता है। अब दोस्तों जेंडर स्टेरियोटाइप अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, और इसकी पूरी डिटेल में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको लिंक मिल जाएगा। आप जेंडर स्टेरियोटाइप को काफ़ी अच्छी डिटेल में देख सकते हैं। और वैसे भी जेंडर स्टेरियोटाइप एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हर सीटेट के एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम,
अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला था कि मैं ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाऊंगा जिससे कि अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है ना, तब भी आप ऑप्शंस के बेस पर उसको कर सकते हैं। तो इसके सबूत के लिए मैं आपको इस प्रश्न को करवाता हूँ ऑप्शंस के बेस पर। मान लीजिए आपको प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है बिल्कुल नहीं पता है, तो हम ऑप्शंस देखेंगे। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, स्टूडेंट्स के बीच में जो कंपटीशन की फीलिंग, मतलब एक तरह से स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन करना, ये चीज़ें क्या है, नेगेटिवनेस को शो करती हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन इस तरीके से गलत होता है। सी हमारा कैसे गलत होता है? फिक्स करिकुलम। देखिए दोस्तों, फिक्स करिकुलम देखते ही आप कह सकते हैं गलत। देखिए दोस्तों, लेबल्ड, बच्चों को या स्टूडेंट्स को लेबल्ड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकेडमिक स्कोर्स, उनके यानी कि उनके अकेडमिक स्कोर्स के बेस पे बच्चों को लेबल कर देना, एक अलग प्रकार से उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, ये चीज़ें भी क्या है, लेबल्ड वर्ड जहाँ पर आता है वो नेगेटिविटी को शो करता है और ये गलत होता है। और मेरे को ना प्रश्न का मतलब पता है यहाँ पर प्रश्न क्या पूछता है, और ना मैंने अभी तक आंसर पढ़ा है कि ए ऑप्शन बोल क्या रहा है, बट फिर भी मैंने ए ऑप्शन को सही बता दिया कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से आप भी दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रश्नों को समझते हैं ना, तो आप भी, मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम 10 प्रश्न सीटेट के एग्जाम में ऐसे होंगे जिनके अगर आपको प्रश्न का मतलब भी नहीं पता तो आप ऑप्शंस को देखकर उनके आंसर सही दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 20। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। तो दोस्तों, कोलबर्ग की थ्योरी के अनुसार इसमें यह पूछ रहा है कि किसी ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना ये सोचकर कि दूसरे, और उस एक्टिविटी को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसको अप्रूव करते हैं, यानी दूसरे जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, वो उसको सही मानते हैं, इसलिए किसी अगर एक्टिविटी को परफॉर्म करता है कोई स्टूडेंट, तो ये कौन सी मॉरलिटी को दिखाता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो इसमें थ्योरी में क्या बोला है, कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 स्टेजेस दिए हैं, स्टेजेस 6 दिए हैं, लेवल 3 दिए हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, दूसरा लेवल है पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, दूसरा लेवल है कन्वेंशनल मॉरलिटी, एंड थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो दोस्तों, जब कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति ये सोचकर कोई टास्क परफॉर्म करता है कि दूसरे उसको अप्रूव करता है ना, कि दूसरे लोग उस टास्क को, उस एक्टिविटी को अच्छा मानते हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस चीज़ को क्या है, समाज में लोग अच्छा मानते हैं कि जो झूठ नहीं बोलता है वो अच्छा व्यक्ति होता है, इस तरीके से। तो ऐसी मॉरलिटी कन्वेंशनल मॉरलिटी में आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, और इससे आगे के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं। आप इन 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्वेंटी 24 आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 27 एंड ये है लास्ट स्लाइड, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छे तरीके से वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और दोस्तों, हम धीरे धीरे अपनी वीडियोज़ की क्वालिटी और टीचिंग की क्वालिटी को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा और हमारा मोटिवेशन कमेंट्स के थ्रू और लाइक्स के थ्रू बढ़ाते रहिएगा।